कत्ल, चोरी, डकैती और छीना झपटी उतने ही पुराने हैं जितनी इंसानी तारीख। मगर कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक जान नहीं लेते, बल्कि रिश्तों, एतमाद और इंसानियत के लिए कई सवालात भी छोड़ जाते हैं। जराइम के अनबार में गुज़िश्ता दिनों कराची में हुआ एक ऐसा कत्ल जिसने तमाम सुनने वालों को चौंका कर रख दिया। एक ऐसा कत्ल जिसमें कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि मकतूल का अपना खून निकला। आखिर एक बेटा अपने बाप की जान लेने पर कैसे आमादा हो सकता है? क्या यह महज एक लम्हाती गुस्से का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो बाज़ाहिर नजर नहीं आती? पुलिस का दावा यह है कि कत्ल की मंसूबाबंदी पहले से की गई और आला कत्ल भी खरीदा गया, और फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। आज हम इसी लर्ज़ाखेज़ केस के हवाले से करेंगे बात, और यह भी जानने की करेंगे कोशिश कि आखिर इस खूनी वाकये की असल हकीकत है क्या। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं थाना बिन कासिम के SHO जनाब फैसल रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस केस के हवाले से कि ये जो वाकया है, एक तो किन हालात में पेश आया और पुलिस को इसकी इत्तला कब मिली? 24 मई की रात को तकरीबन कोई 8:30 बजे के करीब पुलिस को 15 मददगार के ज़रिए एक इत्तला मिली कि अब्बास टाउन के पास मरी कोट के मुल्हिका इलाके के अंदर एक अच्छी आबादी है कोट जी, वहाँ पर एक घर के अंदर मर्डर हो गया। ठीक है। इस इत्तला के ऊपर पुलिस ने और 15 मददगार ने दोनों ने जो है वो स्पॉट के ऊपर रश किया। जब वहाँ जाकर हमने देखा तो हमने देखा कि घर के सहन के अंदर एक लाश पड़ी हुई इन द पुडल ऑफ ब्लड, और एक खंजर जो है वो लाश के सीने पे रखा हुआ है। ठीक है। और जो शख्स है रखा हुआ है, ठीक है। और जो शख्स है वो उसका गला काटा गया, बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुआ था। ठीक है। वहाँ पे मौजूद था उस जो मुतवफ़ी थे, उसका नाम पता चला, जो मरहूम का लुत्फ़ अली सन ऑफ गुलाम मोहम्मद, ठीक है, उनका बेटा वहाँ, हकीकी बेटा वहाँ मौजूद था। उसने बताया कि जी मैं बाहर खड़ा हुआ था तो मैंने देखा अचानक मेरे घर के बाहर एक मोटरसाइकिल आके रुकी है, और उस मोटरसाइकिल से 3 लोग उतरे और वो उतर के गए हैं घर के अंदर। मैं उनके पीछे पीछे वापस घर के अंदर गया। जब मैं घर में गया तो मैंने देखा 2 के पास पिस्टल था, उन्होंने मुझे गन पॉइंट पे ले लिया, और उसके बाद मेरे वालिद से उनका झगड़ा हुआ कोई, और फिर उन्होंने मेरे वालिद को जिस तरह से ज़िबा कर दिया। ठीक है। ये उसकी नरेशन जी, उसकी नरेशन थी। अच्छा, एज ए प्रोफेशनल जब हम जाते हैं, क्राइम सीन की इंपॉर्टेंस बहुत है पुलिसिंग के अंदर, प्रैक्टिकल पुलिसिंग। तो व्हेन एवर वी विजिट द क्राइम सीन, तो क्राइम सीन जो है ना वो काफ़ी सारी बातें खुद बताता है, ये दीवारें और सब चीज़ें बता रही होती क्या होता। तो जो नरेशन उस लड़के ने दी क्राइम सीन को स्टडी करने के बाद, उसके एनालिसिस के बाद हमें एहसास हुआ कि वो सारी चीज़ें गलत हैं, कुछ और है मामला, ये नहीं है। ठीक है। अल्टीमेटली बॉडी, क्योंकि वो इंटीरियर सिंध से लाड़काना से उनका ताल्लुक़ था, तो बॉडी को हॉस्पिटल से जाके हमने प्रोसीजर करवाया, ऑटोप्सी का, पूरा पोस्टमार्टम का जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सब करने के बाद बॉडी हैंडओवर किया, और फिर वो तदफीन के लिए चले गए। तदफीन के लिए चले गए तो वो हमें 4 दिन का स्पेस हमें मिल गया कि हम अपनी तमाम जो शवाहिद हमने इकट्ठे करने, जो भी हमने करना है, वो सब चीज़ें हम कर सकें गैदर। तो 1 तारीख को 1 जून को हमने एज ए सस्पेक्ट लिया, अरेस्ट किया उस डिसीज के बेटे को, ठीक है, जिसका नाम है आतिफ सन ऑफ लुत्फ़ अली। ये वही है जो नरेट कर रहा था, वहाँ खड़ा हुआ था, जिसने हमें ये बात आपको नरेट किया था। ठीक है। आतिफ को हमने लिया एंड वी हैड ऑल द एविडेंसेस। अच्छा, मैं यहाँ जानना चाहूँगा, कॉल भी उसी ने की थी 15 पर? यस, उसी ने कॉल की। ठीक है, उसी ने कॉल। ओके। हमने उसको लिया, फिर हमने उससे पूछगछ की, और पूछगछ करने के बाद जो है वो बातें सामने क्लियर हो गई कि वो 15 की कॉल झूठी थी, और वो जो नरेशन दी थी उसने वो गलत किया था, और उसने ही अपने बाप का मर्डर किया था ड्यू टू सम डोमेस्टिक इशूज़। और वो कुछ ऐसे इशूज़ थे जो बता रहा था कि उसके घर से रिलेटेड हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये बातें घरेलू लड़ाई झगड़े के हवाले उस पर बोला जा रहा है कैसे किया गया। ठीक है। वो मतलब ही वॉज प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू हिम कि ही वॉज प्लानिंग कि वो मर्डर करे फॉर द लास्ट वीक और 10 डेज, और इसीलिए वो बकरीद का सीज़न था तो वो स्टॉल्स लगे हुए थे, वहीं से उसने वो छुरा ख़रीदा 400 रुपये का, जो पहले खरीदा गया के उसने वो रखा हुआ था पहले। तो मर्डर करने के बाद उसने अपने तय जो है वो स्मार्टनेस दिखाई कि उसने वॉशरूम में जाके उस छुरे को धोया, और छुरे को धोने के बाद उसने बॉडी के ऊपर रख दिया वो छुरा।
तो इसीलिए मैंने आपको कह रहा था क्राइम सीन बहुत सारी चीज़ें बताता बहुत है। सारी तो जब हमने घर को पूरे को देखा तो हमें बाथरूम में खून और पानी की जो मिलावट चीज़ होती है वो इस तरह का हमें कुछ वहाँ से stains शवाहिद मिल गए, मिले। ठीक है, ओके। इसी तरह से बॉडी सहन में थी, लेकिन कमरे के अंदर चारपाई में भी हमें कोई चीज़ मिली। अगरचे वो पूरा कमरा धो दिया गया था, हमें वहाँ से सर्फ की बोतल भी मिली कि जिस सर्फ से पूरा कमरा धोया गया था। लेकिन जिस जगह परेशानी में झाड़ू नहीं जा सकती, जैसे वाटर डिस्पेंसर के नीचे का एरिया, अलमारी के नीचे का एरिया, तो वहाँ पर पानी और खून पहुंच गया, ठीक है, चला जो गया था वो और साफ नहीं कर सका वहाँ पर मौजूद था। तो वो ये चीज़ें करके फिर वो क्लैरिफाई हो गया कि उनके अपने इश्यूज थे, उसके वो करना चाह रहा था, तो उसको लॉ। तो ये इश्यूज ऐसा लग रहा है तफ्तीश आपने की है कि ये घरेलू झगड़ा था, जायदाद के झगड़े होते हैं, या कोई और वजह थी, उसमें कुछ बताया? जायदाद का झगड़ा कोई नहीं था बेसिकली। इंसान है, गलतियों का पुतला है, इंसान के बशरी कमज़ोरियाँ हैं। तो मरहूम की कुछ ऐसी बशरी कमज़ोरियाँ थी जो उनके बच्चों को नहीं पसंद थी, और बच्चे चाहते थे कि हम अपने बाप को ऐसा ना देखें, और जैसा वो देखना चाहते थे वो वैसा नहीं देख वो वैसा नहीं देख पा रहे थे, इस वजह से उनकी लड़ाई झगड़ा। जी। अच्छा सर, ये जो आतिफ है, कातिल जो है, क्या कभी कोई ऐसा कोई इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए, पुलिस रिकॉर्ड है कोई पहले? नहीं, किसी कोई भी रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ भी रिकॉर्ड नहीं उसका, नहीं वो कोई क्रिमिनल नहीं है लड़का, क्रिमिनल नहीं है। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस जज्बात में आके उस चीज़ों को, जिन चीज़ों को वो रोकना चाहता था, व्हेन ही फेल्ड कि वो चीज़ें नहीं रुकी, तो उसने ये इंतहाई कदम उठाया। ठीक है, तफ्तीश के दौरान जैसे आपने बोला कॉल करके बुलाया गया, नरेट भी किया गया, जब तफ्तीश शुरू हो गई उससे डायरेक्टली सबसे पहला इंकशाफ उसने क्या किया, किस चीज़ का? ये पहले तो वो डिनाइल पे था ना, कंप्लीट डिनाइल पे, लेकिन हमारे पास एविडेंस थी इस 4 दिनों में, जब तो फ्यूनरल के लिए होकर आए तो तब तक हमारे पास जमा कर वापस आया वो, हमने इसका कॉल रिकॉर्ड लिया। उस कॉल रिकॉर्ड के अंदर हमें एक सस्पेक्ट कॉल मिली। उस सस्पेक्ट कॉल को हमने जब देखा तो हमें पता चला वो उसी के बहनोई की, मरहूम के दामाद की और कातिल के बहनोई की कॉल थी। तो उससे बात की, वो इनके साथ ही रहता है इसी घर के अंदर। उसने बताया कि जी इसने मुझे फ़ोन किया था और कहा था तुम घर मत आना, क्योंकि ड्यूटी से वापस आने का टाइम उसका यही है जो मर्डर का टाइम था। ठीक है, तो इसने कहा था कि तुम घर मत आना, तुम सिंधी गोठ में होटल में मेरा इंतज़ार करना है, किसी के पास जाना है। ठीक है। तो स्टार्ट में वो डिनाइल पर रहा, फिर हमने उसको चीज़ें जब हमने उसके सामने प्रेजेंट की कि भाई ये और ये, तो अल्टीमेटली उसने कन्फेस किया, फिर उसने बताया कि ये ऐसा यूँ। अच्छा सर, इस घर में, इस फैमिली में और कौन कौन है? जैसे आपने कहा कि बच्चे नहीं चाहते थे बाप का ये रूप देखना, और वो जिस तरह चाहते थे बाप वैसा था नहीं, बन नहीं रहा था, तो और कौन कौन था इस फैमिली में जो ये नहीं चाह रहा था? ऐसे मैंने बच्चे नहीं कहा, मैंने ये आपको एक इस्तिलाहन बात की कि जैसे वो देखना चाह रहे हैं वैसे उन्होंने नहीं देखा। ठीक है। इस पूरे क्राइम के अंदर जो है सोलली जो आदमी इन्वॉल्व है वो यही है, आतिफ। अकेला यही है? अगर सिर्फ फैमिली की बात करेंगे तो आतिफ की एक भाई है, छोटा भाई, और उसकी 2 बहनें उस घर में, और बहनोई भी वहीं रहता है। वालदा इनकी नहीं है और वालिद इनके रहते थे। ठीक है। तो उस वक्त जब उसने कत्ल किया तो घर पे और कोई नहीं था? उस वक्त कोई भी नहीं था। बहनें भी नहीं थी? एंड दिस वाज द अपॉर्चुनिटी ही वाज लुकिंग फॉर, बकौल उसके कि वो इस तरह की ही मौके को तलाश कर रहा था। उसका छोटा भाई हैदराबाद गया हुआ था किसी शादी के अंदर, और इसकी बहनें जो थी, बहनोई गया हुआ था नौकरी पे अपनी, बहनें इसकी मोहल्ले में ही किसी के कहीं कोई तकरीब थी, तो ये उसने मौका उसको लगा कि यह आसान और राइट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसने कत्ल कर दिया। जब आपने बीच में तफ्तीश शुरू हुई, 3-4 दिन जा रहे, ये वहाँ पे तदफीन के लिए भी गए, तो इस बीच कहीं ऐसा फील हुआ कि ये ख़ुद को बचाने के लिए पुलिस की नज़रों से ओझल होने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपसे राब्ते में रहा? ये देखिए, उसने अपने आप को बचाने के लिए ये स्टोरी की थी कि 3 लोग आए थे, उसने अपने आप को बचाने के लिए 15 पर एक कॉल किया। उसे लगा कि आप लोग मान गए, बचाने के लिए ही घर को धोया, उसने बचाने के लिए छुरे को धो के वहाँ पे रखा, और अपने आप को भी हॉस्टेज का कि मुझे भी गन पॉइंट पे हॉस्टेज, ये सब कुछ उसने एक्टिविटी अपने आप को बचाने के लिए ही तो की। ठीक है। अच्छा चलें सर, ये तो एक केस हो गया, एक कत्ल का केस था जिस पर आपने तफ्तीश की और फाइनली जो है वो मुलजिम पकड़ा भी गया। इस एरिया की अगर बात करते हैं, थाना बिन कासिम का जो एक एरिया है पूरा, स्टील मिल बिल्कुल आप लोगों के बराबर में ही है, वॉल टू वॉल ही समझ लें। आए दिन यहाँ पर बहुत सारे क्राइम ऐसे सीन्स आते हैं, चोरियों की खास तौर पर बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं कि चोरियाँ हो रही हैं, स्टील मिल बंद पड़ा है। उस पर इल्ज़ामात सबसे पहले तो सर पुलिस पर ऐड कर दिए जाते हैं कि पुलिस कहाँ थी, पुलिस सिक्योर क्यों नहीं कर रही इस एरिए को। थोड़ा सा इस पर भी ब्रीफ कीजिए कि आए दिन ये चोरियाँ हो रही हैं, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, पुलिस वाकई उस वक्त कहाँ होती है, ज़रा इस बारे में बताइएगा। आपके इल्म में इजाफे के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चोरी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है यहाँ। चोरी स्टार्ट हुई है जब स्टील मिल शट डाउन हुआ है, कोई 10-15 साल पहले, पुरानी बात हो गई। ठीक है। और जब स्टील मिल
अपने पूरे बूम पे चल रही थी, उस वक्त भी चोरियाँ जा रही थी। तो ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं। बंद होने के बाद ये ऑर्गेनाइज चोरी के अंदर इन्वॉल्व हो गए। इस चोरी के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। इस चोरी के अंदर स्टील मिल के अपने लोग भी हैं। अच्छा, इस चोरी के अंदर सिक्योरिटी पे मामूर जो लोग हैं वो भी हैं। इस चोरी के अंदर इलाका पुलिस भी मौजूद है। अच्छा। इस चोरी के अंदर मुआशरे के मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मुलव्वस हैं। भी ठीक हैं। है, अच्छा, सही है। तो ये एक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म की चोरी थी, ये कोई ठीक है। आम चोरी नहीं थी। ठीक। और अल्लाह का बहुत एहसान है और अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ये बात करते हुए बड़े कॉन्फिडेंस है कि इस 10 महीनों में हमने पिछले 6-8 सालों के बराबर काम किया है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मिसाल मैं आपको ये दूं कि पिछले हमने जो रिकॉर्ड अभी दिया, अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेस रिलीज़ भी एसएसपी ऑफिस मलियर ने जारी की थी, उसके हिसाब से 5 साल 10 माह और 11 दिन में 80 मुकदमात दर्ज हुए थे विद द रिकवरी ऑफ अराउंड 32,000 जो मेटल्स था उसका। हमारे 10 महीने के अंदर ये नंबर ऑफ एफआईआर जो है वो 120 के ऊपर है 10 महीनों के अंदर जी। टोटल। और हमारा जो रिकवरी है वो 63,000 के ठीक ऊपर है। है। विद तकरीबन 500 लोग हमने इससे बंद किए, जिसमें से हमारी मलिर की डिस्ट्रिक्ट कमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर है और डे 1 से ही है जब से हम यहाँ पर आए स्टील मिल्स के लिए स्पेशली। अब तक 21 लोगों को पुलिस के एहलकारों को एफआईआर करके बंद किया गया। अभी तक कई लोगों को डिसमिस किया जा चुका है। तो इसलिए पहले हम अपने गिरबान में झांक के अपनी सफाई के ऊपर हम बिलीव करते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरों के लिए इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन ले रहे हैं। और इसमें स्क्रैप डीलर्स भी हैं, इसके अंदर चोर भी हैं, चोरों को चलाने वाले भी हैं, चोरों की अयानत करने वाले भी हैं, उनके फैसिलिटेटर्स भी हैं। तो ये नंबर कोई जाके 500 पे टच कर रहा है इसमें। तो दिस इज़ हिस्टोरिकल स्टेप जो अभी हुआ है और इंशाल्लाह ये रहेगा, डॉक्यूमेंट तो जिंदा रहता है। सर, इलाके की अगर पूरे की बात की जाए, देखिए केसेस हर जगह से रिपोर्ट होते हैं, पूरे कराची से बात की जाए बहुत होते हैं, ख़ास तौर पे ये छीना झपटी के, मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात, मोटरसाइकिल के। और अगर हम इस हदीद वाली साइड की ख़ास तौर पे बात कर लीजिए, इस पूरे एरिया से पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ, आपके स्थानीय के अतराफ़ की बात करता हूँ, तो परसेंटेज में क्या कहेंगे आप, कितने % है ये वाक़यात जो सच हैं या फिर झूठ की बुनियाद पे? अच्छा, क्राइम तो होता है, क्राइम हर सोसाइटी के अंदर होता है, कोई भी ज़ीरो क्राइम सोसाइटी मेरी नॉलेज के अंदर तो नहीं है कि कोई ऐसी हो। तो अगर कोई क्राइम रिपोर्ट होता है यहाँ पर तो उस चीज़ को भी हल कर दिया जाता है? अगर मतलब जैसे कोई मोबाइल स्नैच हो रहा है, मतलब आई एडवाइस यू कि आप एसएसपी ऑफिस से जाके स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से जाके स्टैट्स लें, तो आप उसको और ज़्यादा न्यूट्रलिटी पे जाते हुए आप एनालाइज करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी बड़े हीनियस क्राइम्स हुए हैं वो उसमें मोर देन 90% हमारी डिटेक्शन की परसेंटेज है और बड़ा हेल्दी है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि पुलिस की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज आवाम को जाना चाहिए। इसमें पुलिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम भी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम कोई बाहर से तो आए हुए नहीं। इंटॉलरेंस है मेरा ख्याल जी सोसाइटी के अंदर जो ये पेनिट्रेट कर रहा है, अदम बर्दाश्त, इंटॉलरेंस जो है ना ये बढ़ता जा रहा है। इस इंटॉलरेंस को आप देखते हैं रोड पे चलते हुए, अगर मोटरसाइकिल गाड़ी से टच भी हो जाती है तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम करके लड़ाई शुरू हो जाए। मतलब बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो उन बच्चों की खेलने के ऊपर किसी बात पे घर के बड़े लड़ना शुरू हो जाए और फिर ये इंटॉलरेंस जब अपनी पीक पे जाता है तो ये मर्डर जैसे हीनियस क्राइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो टॉलरेंस होनी चाहिए और रखेंगे, यही बात है। आप भी ये बताएं लोगों को, ये भाई थोड़ा सा जब्त करना है तो मेरा ख्याल है पैदा करें। बड़ा क्राइम होने से छोटे पे टल जाएगा अगर थोड़ा सा जब्त की बात हो। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त बिन कासिम के एरिया में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इनसे यहाँ के अमन अमान की सूरत हाल जानना चाहूँगा। इस वक्त वैसे तो पूरा कराची ही जो है अगर बात कर ली जाए इस शहर की कि काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, छीना झपटी के हवाले से, मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से, मोटरसाइकिल वगैरह की चोरी की वारदात होती है। लेकिन इस इलाके की अगर बात की जाए तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर भी बहुत ऐसी सूरत हाल बन गई है कि बहुत सारी जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या ये सब हकीकत है
या फिर प्रोपेगेंडा होता है, एरिया के हवाले से कोई बात की जाती है, या पर्सनली कोई दुश्मनियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जो हम सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हैं या न्यूज़ पे चलता है, इस एरिया के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा आजकल स्नैचिंग बढ़ गई है, दिन दिहाड़े भी वारदातें हो रही हैं, मोबाइल की स्नैच हो रहा है, अपना मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, तो क्या ये सब हकीकत है? यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं? बिल्कुल ये हकीकत है, यहाँ नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा, क्यों यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पुलिस का काम दूसरा है। पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के मामला, आप जितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे आपको कहीं भी पुलिस की कोई मोबाइल नज़र नहीं आएगी, कोई पुलिस का गश्त, जबकि ये मरकज़ी मेन रोड है इस इलाके का। इससे बड़ा रोड, इससे बड़ा कारोबारी मरकज़ कोई भी नहीं है। यहाँ चाहिए इनको पुलिस की यहाँ चौकियाँ बना दें या यहाँ पे मोबाइलें खड़ी कर दें, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। पुलिस का काम यहाँ क्या है? यहाँ दूसरे कामों में लगी हुई, दूसरे धंधों में, बिल्कुल स्टील मिल के बहुत से मामलों में घुसी हुई है। वो सारे काम हैं पुलिस के, बड़ी नफरियाँ अरेस्ट भी हुए इस मामले के ऊपर, सबको पता है, कोई छुपी रुपी बात नहीं है। तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ मर्डर भी हो जाता है चोरी के मामले पर। अच्छा, चोरी हो रही है, बाइक स्नैच में नहीं दे रहा, लाजमती बात है, गरीब आदमी है, मिडिल क्लास के लोग यहाँ रहते हैं, वो नहीं देगा बाइक तो लाजमती बात है वो फिर गोली खाता है, और गोली भी फिर यहाँ पे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से लोगों के मर्डर भी हुए हैं। अच्छा, ये जो आप वाक़यात बता रहे हैं कि इस तरीके से हो रहे हैं, कत्ल वारत गिरी भी शुरू हो चुकी है, मोबाइल ना देने पर, बाइक ना देने पर मार दिया जाता है, उसके बाद फिर पुलिस का क्या मौक़िफ़ आता है? वही जिस तरह नॉर्मल तारीख पे तारीख जो चलता रहता है, जो हमारा मुल्क में चलता निज़ाम जैसा हमारा, कि वो ये डेट पे डेट मिलती रहती है, डेट पे डेट मिलती रहती है और कोई हल नहीं निकलता। एक मज़े की बात, जो काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब यहाँ SSP रह चुके थे, उन्होंने पूरे ज़िले मलिर में कुली कचहरी की है, पूरे इलाके में, और वाहिद ये बिन कासिम का थाना था जिसमें कोई कुली कचहरी नहीं हुई। 2 दफ़ा मैंने उनको ईमेल भी की, उनको मैसेज फॉरवर्ड भी करा है कि भाई आपने पूरे यानी हर अपने थाने में आपने खुली कचहरी रखी है, तो बिन कासिम क्यों किया? बिन कासिम क्या आपका बेटा नहीं है, या बिन कासिम के ऊपर आपका हाथ नहीं आता, या बिन कासिम आपकी हुदूद में नहीं आता? लेकिन ऐसा नहीं है, बिन कासिम के ऊपर इन्होंने किसी ने भी उसके बाद ना कोई ध्यान दिया, ना इन्होंने कोई बात की। तो क्या लगता है कि बिन कासिम को हाईलाइट ना करना, बिन कासिम की बात ना करना, आखिर इसके पीछे ऐसा क्या राज है कि जी वो जो है वो सामने आ सकता है दूसरे लोगों के, अगर बिन कासिम तक ये सब चीज़ें पहुंच जाती हैं, तो ऐसा कुछ है या नहीं है? सर, बिन कासिम में सबसे पहले तो सोना पड़ा हुआ है, सोने की स्टील मिल हम सोना कहते हैं उसको। अच्छा, में सोने को हड़प रहे हैं सारे लोग, और रात के टाइम पे पूरी रात यहाँ, एक और सबसे जो मज़े की बात है ना, पूरी रात यहाँ लोड शेडिंग की जाती है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ से माल निकले, चोरी हो, यहाँ पे अंधेरे में माल निकलता है, क्योंकि चोरी रात के अंधेरे में निकलता है। यहाँ का निज़ाम ऐसा बना हुआ है। तो भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे भाई बात कर रहे हैं कि भाई लोड शेडिंग भी की जाती है, प्लानिंग की जाती है, सेफ रास्ते दिए जाते हैं बाकायदा चोरों को, तो आपको क्या लगता है कि क्या कानून यहाँ उनको खुद रास्ते दे रहा है, उनके साथ मुलव्विस है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ का जो, अगर ये महकमा पुलिस का जो अगर सही हो जाए ना, तो यहाँ पे कोई भी चोरी डकैती या किसी की वारदात तो हो नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम तजिया निगार भी ये बात बोलते हैं, और ये आम आवाम भी ये बात बोलती है, क्योंकि जब तक हमारा ये वाला तबका सही नहीं होता ना, यहाँ हालत ये है कि यहाँ ना बर्फ़ को कोई पैसे देता है, ना कोई किसी से पानी का कूलर भरवा लेता है, ना उसके कोई पैसे देता है। हालांकि ये एक मेजर चीज़ है, नॉर्मल सी रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करने वाली, और ये नहीं कि इनको इन चीज़ों का खर्चा नहीं मिलता होगा, मिलता भी होगा, लेकिन ये फिर भी ये यहाँ तक मतलब ये पूरा अपनी जेब से नहीं निकालते, अपनी जेब में वो में मज़ीद भरते रहते हैं। तो फिर बाकी और मामलात में आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये लोग मामलात अच्छे करते होंगे? और सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे ठेले पथारों वाला सिलसिला ऐसा है कि यहाँ पे देखें, आप भी अभी मोड़ से आए होंगे तो आपको रास्ता ही बहुत मुश्किल से मिला होगा। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का एमरजेंसी का जो सिलसिला है, यहाँ से आप बाहर निकलने का, कमो बेश यहाँ से आप मोड़ तक पहुँचेंगे तो आपको 15 से 18 मिनट लग जाते हैं, कमो बेश। इससे ज़्यादा तो लग जाएंगे, कम टाइम आपको नहीं लगेगा। तो एमरजेंसी का सिलसिला है ही नहीं यहाँ पे, हर चीज़ का निज़ाम यहाँ पे धर्म भरम है। इलाका पूरा बदअमनी का शिकार है, मुकम्मल बदअमनी का शिकार है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है इस इलाके के अंदर। अच्छा, इसकी मैं अगर आबादी जानना चाहूँ, कुछ आपका आइडिया है कि कितनी बड़ी आबादी है इस बिन कासिम के, जो यहाँ पर जितने भी गोट हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, ये पूरा इलाका है, मिलाकर कितना बंदा यहाँ रह रहा होगा? कुछ आइडिया है इसमें? तो काफ़ी इसका मैं आपको वोटर लिस्ट के हिसाब से बताता हूँ, तो तकरीबन को 23 से 24 हज़ार वोटर हैं, इधर रजिस्टर्ड वोटर है। लेकिन अगर आबादी को देखा जाए तो यूसी पिपरी, अब आपको मैं स्टीमिल की चुरंगी से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से लेकर ये गगर फाटक तक लगती है। गगर एक आइडिया होता है ना कि इतने लाख बंदा रह सकता है, तो इसमें कम से कम हमारे हिसाब से रहा है तो कम से कम 10 लाख के करीब 10 लाख के करीब आबादी है। 10 लाख के करीब आबादी को इस तरह लावारिस कैसे छोड़ा जा रहा है? पुलिस आप लोगों की बात नहीं सुन रही, यानी कि आवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा।
छोटी छोटी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, फिर वो बड़ी हो जाती हैं। अगर स्ट्रीट क्राइम यहाँ पर 1 हुए 2 हुए और उन पर नज़र नहीं रखी गई, उन्हें नहीं पकड़ा गया, उनको उन मसाइल को हल नहीं किया गया, तो आज बहुत ज़्यादा हो गए। अब मुझे ये बताएं कि क्या इसकी बड़ी वजह यही है कि वो जैसे भाई ने बोला कि जी यहाँ तो सोना लगता है, तो वो सोने को यहाँ से निकाल कर लेके जाना है, तो इस वजह से आप लोगों को लावारिस किया जा रहा है? बिल्कुल, ये भाई की बात काफ़ी हद तक इससे भी हम एग्री करता हूँ। तो लेकिन उसके अलावा भी आप ये देखें कि यहाँ पे इस इलाके के अंदर जब भी किसी किस्म का भी कोई सेवरेज का या कोई पानी का या कोई चीज़ का मामला होता है ना, तो यूसी चेयरमैन से भी रब्ता किया जाए, तो यूसी पे चक्कर भी लगाए जाएं, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई किसी की सुनवाई नहीं होती। अभी भी पीछे साबू कबूल कोर्ट है, उसके अंदर भी मामला इसी तरह। अब उन्होंने थक गए वो लोग, चक्कर लगा लगा के, दरखास्तें लगा लगा के, अब उन्होंने अपनी मदद, आप पूरे मोहल्ले ने चंदा किया और अब अपनी लाइनें डाल रहे हैं। आगे साबू कबूल कोर्ट है। अच्छा, साल सवा साल पहले की बात है कि यहाँ पे इसी पट्टी में, ये सामने वाली पट्टी में 6 दुकानों पे डकैती हुई। एक साथ 6 दुकानों पे डकैती हुई और उसमें 2 पुलिस एहलकार बाइक पे आए यहाँ पे। भले इनको समझाने के, इनको हौसला देने के बजाय, इनका साथ तावन करने के बजाय, इनको आगे, ये इधर नाई की दुकान है, उसको आके गालियाँ दे के गए। गालियाँ ये दे के गए, बोलते हैं कि तुम्हारे हम बाप के नौकर हैं, कि तुम्हारे 12-12 बजे तक तुम लोग दुकानें खोल के बैठे हो, हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दें। यहाँ पे ये सूरत हाल है पुलिस की नफरी। अगर वही बात है मेरी पहले वाली, अगर पुलिस की नफरी यहाँ पे सुधर जाए, बेहतर हो जाए, ये अपने जो एहलकार, सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन जो एहलकार बुरे हैं, जो गलत हैं, उनको, अभी परसों की बात है, 3 दिन पहले की बात है कि 5 पुलिस एहलकार यहीं के इलाके के वो गिरफ्तार हुए हैं स्टील मिल की चोरी में। उनका नाम आया, मंजर-ए-आम पर आया। तो बिल्कुल ऐसा ही। इसी इलाके के लोग, पुलिस एहलकार हों या आम आवाम हो, जब इन चीज़ों में मुलविस होगी तो इलाका अमन का गहवारा कैसे बन सकता है? अच्छा, मुझे आप बताओ, जैसे भाई कह रहा है कि अगर पुलिस यहाँ पर आ जाए, नफरी खड़ी हो जाए, तो शायद हालात यहाँ के बेहतर हो जाएंगे, चोरी ख़त्म हो जाएगी, छीना झपटी ख़त्म हो जाएगी, ये जितने भी इस तरह के मामलात हैं ख़त्म हो जाएंगे। फिर भाई ने ये भी बता दिया कि अभी 3 दिन पहले स्टील मिल की चोरी में 5 पुलिस वालों का नाम भी आया। तो आपको लगता है कि पुलिस वाले अगर इधर खड़े हो जाते हैं आके, तो मामलात सही हो सकते हैं? बिल्कुल सही है। अगर पुलिस वाला इधर सही काम कर ले तो मिसाल शार्टन का हालात बहुत बेहतर हो जाएगा। हालात बेहतर? हाँ, मगर पुलिस वाला ऐसा नहीं कर रहा है। भैया आप मुझे बताइएगा, आए दिन स्टील मिल के हवाले से बड़ी बातचीत होती है। पिछले कई सालों से अगर हम बात करें तो एक इस एरिया में, बिन कासिम के एरिया से स्टील मिल के अंदर की जो तजावज़ात जो थे, उनकी बड़ी बातें आती थी, उनकी जितनी भी चीज़ें थी, चोरी होने के आए दिन वाक़यात रिपोर्ट होते थे, पुलिस चले मुतहर्रिक भी होती थी, ऑपरेशंस भी किए जाते थे, गिरफ्तार भी होता था, हर चीज़ था। अब इस इलाके के अंदर से आए दिन, या मैं तो कहूँगा डेली की बुनियाद पे खबरें आ रही हैं। कहीं किसी की मोबाइल छिन जाता है, बाइक छिन जाती है, गाड़ी छिन जाती है, घर में घुस के डकैती कर दी जाती है, फिर कत्लो गारत गिरी भी हो रही है। ऐसा बहुत सारे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस इलाके के मुतालिक बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट मलिर का ये शाह टाउन जो एक ऐसे समझें कि स्टील टाउन में जब से स्टील मिल की जो बंदिश हुई, जिसके बाद सारी वहाँ के जो रिहायशी इस तरफ शिफ्ट हुए, उसके बाद आज जो है ये शाह टाउन, यूसी पिपरी, गड्ढा, गुलशन अदीद का इलाका जितना भी है, ये आपका शाह लतीफ़ से लेकर ये लियारी से भी ज़्यादा रेड जोन हो चुका है। तमाम तरह के क्रिमिनल यहाँ पर हैं, तमाम तरह के मंशियात फरोश यहाँ पर हैं। तकरीबन 1 माह के अंदर यकीनन आपको मैं बताता चलूँ 3 लोग आम शहरी मजम्मत में डकैती के दौरान मारे गए। एक बड़ा वाक़या पेश आया, पिपरी में भी वाक़या हुआ। पाकिस्तान के आर्टिकल 25 में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इट्स अ प्रोवाइड इक्वल राइट्स इट्स सिटीजन, प्रोटेक्ट देयर लिव इन प्रॉपर्टी। तो ये मसले हैं। हम अफसोस का मकाम है, 2026 का जदीद AI का दौर है। आप देखें, हमारे यहाँ जदीद दौर में दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। हमारे यहाँ गटर का गद्दा पानी, हमारे नुमाइंदे करप्शन करते जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए की करप्शन हो रही, लागत हो रही है, कोई सवाल करने वाला नहीं, क्योंकि नस्ल दर नस्ल हमारे जहनों में जो हमारे बुनियादी जो राइट है वो छीने गए, जिसके बावजूद फिर ये माशरा तख्लीकी जन्म लेता है, जिसकी वजह से आज ये बर्बादी का हम सब भी जिम्मेदार हैं और निज़ाम भी जिम्मेदार है। निज़ाम को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हो, आप अपने आप को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हो। इस बीच आप कानून को कितना जिम्मेदार ठहराते हो? देखिए, कानून का सबसे बड़ा तो एक तरीका है, उसने तो आपको जो प्रोवाइड करना है वो सिक्योर करना है, ठीक है? अगर सिक्योरिटी ही नहीं दे रहा तो फिर कैसे होगा? देखिए, कानून माइट इज़ राइट है। यहाँ पर जंगल का कानून, मैं कहता हूँ
कि क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखने की, CSS पास करने की। मैं सिर्फ ये कह देता, कानून उसका है जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है। गरीब के लिए कोई कानून नहीं है, ना आप महफूज हैं ना मैं महफूज हूँ। किसी टाइम भी कोई भी आके आपसे मोबाइल छीन लेगा, आप मारे जाओगे। फिर अदालतों थानों के चक्कर आप लगाते हो, बंदे की हालत ही ख़राब हो जाती है। हर जगह लेन देन का हिसाब किताब चलता है। दूसरी बात आपने कही, आपने देखा कारसाज का वाक़या हुआ, वो इतने ताकतवर बासर लोग थे, एक औरत ने 5 लोगों को कत्ल किया, उसको क्या हुआ, उसको कानून ने छोड़ दिया। इसमें एक और जो बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, आप शायद अभी मेरा ख्याल है आप थाने से होके आए हैं, अभी आए थाने? मैं थाने से होकर आया। आप होके आए, आपके पास अपनी सवारी थी, 17 किलोमीटर आप अंदर गए। अब आप मेरे जैसा बंदा जिसके पास गाड़ी ना हो तो वो रात को 10 बजे से स्नैच हो जाता है। अच्छा, फिर पता है क्या होता है, एप्लीकेशन तो रिसीव नहीं करते, फिर वो क्या कहते हैं, यार आप ऐसा करो गुलशन हदीद जाओ वहाँ से ना इसकी कॉपी करा के लाओ ताकि मैं रिसीव के स्टैंप लगा दूँ। अच्छा, वो गुलशन हदीद वहाँ 17 किलोमीटर वो आएगा, 17 किलोमीटर से फिर आगे 5-6 किलोमीटर फिर और जाएगा, और फिर 17 किलोमीटर फिर अंदर जाएगा, यानी 35-40 किलोमीटर ये ऐसी आधी रात उस बेचारे की तो गई। तो सर जितनी चोरियाँ होती हैं वो बेचारे लिखवाते ही नहीं थाने, क्यों, हमारे करीबी थाना है नहीं। ये थाना एक तो सबसे पहले जो होना चाहिए, ये थाना बिन कासिम का वो सिटी एरिया में आना चाहिए। वो जंगल जो था स्टील मिल का था वो सब ख़त्म हो गया, भाई ख़त्म हो गया, जान छोड़ दो उसकी अभी आके सिटी एरिया में, ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। वो जंगल में कौन जाएगा, आपकी FIR होती ही नहीं है, ना कोई एप्लीकेशन देने को जाता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन के लिए जाता है उसको बोलते हैं कॉपी करा के लाओ, कॉपी कराने जाता है, फिर वो कहते हैं पेन ख़त्म हो गया, अब पेन लेके आओ। पेन के लिए वो जाता है, कहता वो हो अभी तो साहब चले गए, तो अब तो साहब चलेगा, आपको कौन रिसीव देगा। तो ये अच्छा, फिर वहाँ जब वहाँ जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है वहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं चल रहा होता। अच्छा, बायोमेट्रिक के लिए जब जाते हैं, एक बायोमेट्रिक कराने के लिए हमें 6-6, 7-7 चक्कर लगाने पड़ते हैं बायोमेट्रिक कराने के लिए भी। तो एक सबसे आसान तरीका है कि इस थाने को मूव करके हमारे सिटी एरिया में लाना चाहिए, ताकि हमारा लोगों का मामलात भी अच्छे हो जाएं और आपको पता चल जाए कि रेशो कितना है। असल रेशो आपको तब पता चलेगा जब आप सिटी में बैठेंगे। आप जंगल में बैठे, जंगल में किसको पता है अच्छा, बहुत से यहाँ के लोग ऐसे भी हैं, उन बेचारों को थाने का ही नहीं पता कि थाना है कहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिन कासिम की हदूद है, तो बिन कासिम का थाने को मूव करके इसको इधर सिटी एरिया में आना चाहिए। लेकिन जी भाई की बहुत अच्छी सजेशन है थाने के हवाले से, और मैं इनकी बात को सेकंड इसलिए करूंगा क्योंकि जब मैं खुद उस थाने की तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं शहर कराची से बाहर जा रहा हूँ और एक कच्चे के इलाके में जा रहा हूँ, क्योंकि वाकई वो कच्चे के इलाके में झाड़ियों के अंदर एक थाना बनाया हुआ है और बहुत सारी वहाँ प्रॉब्लम्स खुद भी हैं जो वो बेचारे पुलिस ऑफिसर्स भी फेस कर रहे हैं। इनकी सजेशन अच्छी है, पहले तो उस थाने को मूव किया जाए ताकि सिटी के अंदर लाया जाए, ताकि इन लोगों के लिए अगर खुदा न खासा कोई क्राइम होता है तो रिपोर्ट करना आधी रात को जाना आसान हो, क्योंकि वहाँ खुद एक ऐसा माहौल बन चुका है। और दूसरी बात कि जिस तरह क्राइम रेशो के हवाले से अगर बात की जाए, जो कि मैंने SHO साहब से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि जी SSP ऑफिस से स्टार्ट ले लें। तो स्टार्ट हमें SSP ऑफिस से कैसे ले सकते हैं जबकि आवाम हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, जो अपनी चीज़ें जो हैं वो कोई भी आता है उनसे छीन कर ले जाता है, जिनका नुकसान हो रहा है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम आधी रात को जो हमारे साथ होता है तो हम वहाँ जा ही नहीं सकते, हमें चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते हैं, 17 किलोमीटर अंदर बुलाओ, फिर फोटोकॉपी कराने के लिए भेजा जाता है, फिर एक पेन के लिए भेजा जाता है। इस तरह की बहुत सारे मसाइल हैं जो और मसाइल को जन्म देते हैं, तो इस पर जो है नज़रसानी ज़रूरी है। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि इस चीज़ को देखें, इस मसले का हल निकल सकता है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये सारे जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ज़ाहिर मसाइल का शिकार हैं, इसलिए खड़े हैं। अभी और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, बिन कासिम के एरिया में मैं मौजूद हूँ और क्राइम के हवाले से हमारी बातचीत जारी है। जब हमने पुलिस का मौक़िफ़ लिया तो उनका एक बिल्कुल ही अलग सिनेरियो था, अलग मौक़िफ़ था कि क्राइम रेशो जो है वो काफ़ी कम हो गया है, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार है। और जब हम आवाम के बीच में गए तो आवाम ने बिल्कुल ही उसकी जो है आप नफ़ी कर दी और उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो आप समझ लें कि मिनटों के हिसाब से क्राइम हो रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग तो मतलब कोई अनगिनत हो गई है और लोग अपनी मोटरसाइकिलों से चलते चलते महरूम हो रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर जनाब आतिफ शरीफ साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आतिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ भाई आप बताइएगा, जैसे आपने मेरा सवाल सुन लिया तो आप मुझे बताइएगा कि क्या हकीकत है और क्या नहीं। देखिए, कराची के अगर मैं थानों की बात करूं तो कराची का हर थाना एक अलग दास्तान बयान करता है। हर थाने की हदूद में होने वाला क्राइम जो है वो एक अलग नवैयत का है। जैसे बहुत सारे थाने ऐसे हैं जहां पर हम देखते हैं कि वहाँ मंशियात जो है वो सरेआम बिकती है, मंशियात की फ़रोख्त जारी होती है। बाज़ थाने ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीट क्राइम का रेशो जो है वो ज़्यादा है, तो बाज़ थाने ऐसे हैं जहाँ पर चोरी की वारदातें जो है वो दिन हो या रात आम हैं।
तो ये जो है वो हर थाने की दास्तान अलग है। अगर मैं बात करूं थाना बिन कासिम की, तो थाना बिन कासिम वो थाना है जिसकी हदूद में सबसे जो अहम चीज़ है वो है पाकिस्तान स्टील मिल, और जो लाइन है पेट्रोलियम की, पार्कों की जो लाइन है वो सबसे अहम है, क्योंकि ये वो दो चीज़ें हैं जिनसे हमेशा दिन हो या रात चोरी का खदशा पुलिस को लगा रहता है। लेकिन पुलिस के सामने एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? नफरी का कम होना, पुलिस के पास गाड़ियों की कमी का होना। क्योंकि अगर मैं थाना बिन कासिम की ही बात करूं तो थाना बिन कासिम की हदूद में सिर्फ रिहायशी इलाका नहीं है, यहाँ कच्ची आबादियाँ भी हैं, जिनको अगर मैं ये कहूँ कि वो कराची का कच्चा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत इकसाम के लोग रहते हैं। इसके साथ वहाँ पर सोसाइटीज़ भी हैं, और इसी के साथ बड़ा रकबा जो है वो इंडस्ट्री का भी है। आपकी पोर्ट कासिम जो है और वो भी इसी थाने की हदूद में आती है। थाना बिन कासिम के अंदर जो है वो, अगर आप पुलिस की दास्तान सुनेंगे तो पुलिस हमेशा आपको नंबर 1 रिपोर्ट देगी। वो यही कहेगी कि सब ओके है, सब ठीक है। लेकिन अगर आप आवाम के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, तो हर शहरी आपको मजलूम दिखाई देगा। हर शहरी ये बयान करता हुआ नज़र आएगा कि इस थाने में क्राइम ज़्यादा है। वो आप कराची के किसी भी थाने की हदूद में जाएं तो वहाँ पर हर शहरी ये लाजमी कहता हुआ सुनाई देगा कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है। और ये बात दुरुस्त भी है। कराची का शायद ही कोई एक थाना ऐसा हो जिसमें क्राइम ना होता हो। कराची का शायद ही कोई ऐसा इलाका मौजूद हो जहाँ पर कोई मंशियात ना बिकती हो। कोई भी अगर पुलिस अफसर या कोई जो है वो आला ओहदे पर बैठने वाला शख्स अगर ये कहता है कि कराची में क्राइम नहीं है या कराची में मंशियात की फ़रोख्त नहीं है, तो ये गलत है। कराची के बिन कासिम थाने की हदूद में जो है पिछले दिनों एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। अगर मैं स्टील मिल को ही लेकर चलूँ तो पाकिस्तान स्टील मिल में ईद के दिन जो है वो 5 जो है वो पुलिस एहलकार बशमूल जो 5 जो है वो दीगर लोगों के साथ जो है वो गिरफ़्तार होते हैं। यानी कि ओवरऑल 10 लोग गिरफ़्तार होते हैं, जिनमें से 5 पुलिस एहलकार हैं, 4 जो है वो इसी थाने के अंदर जो है मुलाजमत करने वाले पुलिस एहलकार हैं, और एक मददगार 15 का एहलकार है जो कि सरेआम दिन के वक्त जो है स्टील मिल से चोरी कर रहे थे। उसका मुकदमा भी दर्ज है और पुलिस की जानिब से जो है उस पर कार्रवाई भी की गई है। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल के अपने मुलाजमीन जो है वो इस चोरी में शामिल रहे। थाने की नफरी जो है वो एक चोरी के जो मामला थे उसमें मुलविस रही। इसके अलावा जो है बहुत से ऐसे सियासी अफराद जो है वो इन चोरों की पुष्टपनाही करते हुए भी नज़र आए कि जो स्टील मिल से चोरियाँ करते हैं। लेकिन अगर मैं गुज़श्ता 7 माह की बात करूं तो गुज़श्ता 7 माह की रिपोर्ट मुझे ये कहती है कि इस थाने की हदूद में चोरी के, पाकिस्तान स्टील मिल से चोरी के जो है 112 मुकदमा दर्ज हुए। 112 मुकदमा दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने चोरी पर कंट्रोल किया है। 112 मुकदमात का मतलब ये है कि 112 वाक़यात हुए हैं। 112 मुकदमात एक ही जगह की बात कर रहे हैं कि स्टील मिल के अंदर से सिर्फ चोरी हुए, तो ये वाकई बहुत ज़्यादा होता है। 112 मुकदमात है, और फिर ये कोई दूर का इलाका नहीं है कि थाने से जो है वो कोसों दूर जो है या जो है कोई 1.5 से 2 किलोमीटर लगा लें या 10 किलोमीटर लगा लें दूर जो है ये वाक़या रिपोर्ट हो रहा हो। ये थाने से महज जो है वो चंद मीटर का फासला है, कदमों का है, चंद कदमों का फासला है। पैदल आप जा सकते हैं वहाँ पे जहाँ से वाक़या रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसमें मुलविस कौन है? पुलिस एहलकार खुद। हमने देखा है कि एक कार्रवाई होती है, एक नोटिस जारी होता है जिसमें उस पुलिस एहलकार को सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरे में जो है मुकदमा दर्ज होता है, वो अदालत में पेश होता है और वहाँ से ज़मानत लेके तीसरे दिन घर पे वापस आके वो सुकून से बैठा होता है। और फिर वो शायद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि पहले तो शायद वो पुलिस की वर्दी की थोड़ी कोई हया और शर्म जो है वो रख रहा होता है कि हाँ अब जो है मुझे थोड़ा सा संभलना चाहिए, संभल के कदम रखना चाहिए। लेकिन जब वो वर्दी उतर जाती है तो जो गैरत और शर्म होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। वो शायद फिर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। वो फिर सिर्फ उस पाकिस्तान स्टील मिल को टारगेट नहीं करता, वो इसके साथ जो है वो दीगर इलाके हैं, यकीनन वहाँ पर भी फिर वो हाथ दिखाएगा। फिर वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ भी आएगा, वो सिर्फ चोरी तक महदूद नहीं रहेगा। तो ये सिलसिला हर थाने की जो है वो दास्तान है। हर थाने में अलग किस्म का क्राइम है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम भी है, हर थाने की तरह इस थाने की हदूद में स्ट्रीट क्राइम भी है। शहरियों को परेशानी है। हर शहरी का ये कहना है कि क्राइम में जो है वो कमी आए। क्राइम में कमी कैसे आएगी? आपको अपनी नफरी में इजाफा करना पड़ेगा। पुलिस की पेट्रोलिंग मजबूत होनी चाहिए, पुलिस की रिट कायम होनी चाहिए, ना कि अफसर जो है वो एक कमरे के अंदर बंद बैठा रहे, बल्कि अफसर को ख़ुद निकल कर आवाम के बीच जाना चाहिए। खुली कचहरियाँ होनी चाहिए, आवाम के मसले जो है वो उसके दरवाजे पे हल किए जाने चाहिए। जब सीट पे बैठने वाला अफसर जो है वो ईमानदार हो, जब ऊपर जो बैठे हुए जो अफसरान हैं उन्होंने अपने जो एहलकारों की तरबियत जो है वो अच्छी की हो, जब डंडा जो है वो चलने का खौफ हो, जब आवाम के अंदर खुली कचहरी का
पुलिस एहलकार को डर हो और शिकायत का भी कि कोई भी शख्स जो है वो उठेगा, थाने जाएगा और शिकायत दर्ज कराएगा और वो अफसर जो है उस पर कार्रवाई भी करेगा, तो शायद मेरे ख्याल से फिर किसी पुलिस एहलकार को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो जाके कहीं चोरी करे, या वो सोचने से पहले भी जो है वो 10 दफ़ा जो है वो रुकेगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और चोरियाँ जो है वो अरूज पर रही, मुख्तलिफ अदवार में जो है वो आप मेट्रिक टन के हिसाब से जो है वो यहाँ से तांबा हो, लोहा हो और दीगर जो धातें हैं वो चोरी होकर बाहर जाती रही। तो यकीनन अब इस सिलसिले को भी रुकना चाहिए, पुलिस को भी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं जो है वो अब एहलकारों की तरबियत भी करे, उनको भी जो है वो राह रास्त के ऊपर लेके आए, ताकि आइंदा इस तरह का जो है किसी भी थाने की हदूद में क्राइम ना हो जिसमें पुलिस एहलकार खुद मुलव्वस हों, क्योंकि ये पुलिस की वर्दी पर भी एक स्याह धब्बा है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया जी। शाम हो गई है, बल्कि अब मैं ये कहूँगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अंधेरा जो है इस वक्त बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह इस इलाके के हवाले से बात की जा रही है कि यहाँ तो अब दिन दिहाड़े लोग महफूज नहीं हैं, तो शाम होते ही लोगों में जो खौफ है वो मज़ीद बढ़ जाता है और लोग अब अंधेरा होने से पहले पहले अपने घर जाने को तरजीह देते हैं। ठीक है, एक तरह से अपने आप को सेव करने की कोशिश है, होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि जब इस इलाके की बात की जा रही है तो यहाँ क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है, जराइम की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तो दिन दिहाड़े वाक़यात हो रहे हैं, राह चलते लोगों को बआसानी तरीके से जो है वो लूट लिया जाता है। पुलिस का मौक़िफ़ भी आपने सुना, आवाम क्या कह रही है आपने वो भी सुना। हमारे क्राइम रिपोर्टर से जब बात हुई उन्होंने भी आवाम की जो बात है उसको जो है वो करार दिया, मुस्बत करार दिया है, बिल्कुल कि ऐसा ही है, यहाँ क्राइम जो है वो बढ़ गया है। इस पर मेरी ख़ास तौर पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो है अपील है कि इन तमाम चीज़ों को ज़रा गौर से देखना होगा। हम सब आपके अपने लोग हैं, आपके वोटर्स हैं, हमारी जो हिफाजत है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। कानून को भी थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ को इसको गौर करना होगा, इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि उसका जो थाने की जो हदूद है वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह क्या महफूज हैं या नहीं हैं। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी को और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।